हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो का एजेंडा है कैरेक्टर सेट्स, टोकन्स के टाइप्स, पंक्चुएटर्स और डिलिमिटर्स और फाइनली एस्केप सीक्वेंस। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कैरेक्टर सेट्स के बारे में। ये वो वैलिड कैरेक्टर के सेट होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है। इस केस में पाइथन, जो कि ए से लेकर के जेड तक होते हैं, दोनों स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को इंक्लूड करके। दूसरे डिजिट्स जो कि 0 to 9 होते हैं। तीसरे स्पेशल सिंबल्स जैसे कि डबल कोड, सिंगल कोड, कोलन, सेमीकोलन, @ हैशटैग, डॉलर, हर तरह के ब्रैकेट्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एटसेट्रा। इसके अलावा वाइट स्पेसेस भी कैरेक्टर सेट्स के अंदर आएंगे, जिसमें कि है टैब स्पेस, ब्लैंक स्पेस, न्यू लाइन और कैरियज रिटर्न। टैब स्पेस और ब्लैंक स्पेस बेसिकली एक ही चीज़ है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि टैब स्पेस में नए लाइन को शुरू करने के पहले स्पेस देते हैं और ब्लैंक स्पेस शब्दों के बीच के स्पेस होते हैं। न्यू लाइन मतलब अगला लाइन और कैरियज रिटर्न बेसिकली मतलब कर्सर को लाइन के शुरुआत में वापस ले आना। कैरियज रिटर्न के बारे में हम लोग एस्केप सीक्वेंस वाले सेक्शन में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा ये जान लीजिए कि पाइथन सारे के सारे आस्की और यूनिकोड कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। आसान शब्दों में बोलूँ तो जितने पॉसिबल कैरेक्टर्स और लेटर्स आप इमेजिन कर सकते हैं, पाइथन वो सबको सपोर्ट करेगा। अब कैरेक्टर सेट्स को समझने के बाद हमारा अगला टॉपिक है टोकन्स। टोकन्स कोड के सबसे छोटे इंडिविजुअल और मीनिंगफुल यूनिट होते हैं, मतलब ये कोड के वो हिस्से होते हैं जो सबसे छोटे होकर भी पूरा सेंस कैरी करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है डेट इक्वल्स टू 12। इसके 3 टोकन बनेंगे। पहला होगा डेट, दूसरा होगा इक्वल टू साइन और तीसरा होगा 12। ध्यान दें कि ये तीनों ही इंडिविजुअल हैं, स्मॉलेस्ट है और फिर भी एक मीनिंग कैरी कर रहे हैं। और इसका सीधा सेंस ये है कि यूज़र ने एक वेरिएबल डिफाइन करा है डेट के नाम से, जिसमें एक वैल्यू स्टोर्ड है जो कि है 12। एक कॉमन कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या डेट में डी, ए, टी और ई इंडिविजुअल टोकन नहीं हो सकते? तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि डी, ए, टी और ई स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल तो हैं, लेकिन इंटरप्रेटर इससे कोई मीनिंग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टोकन पाइथन सिंटैक्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जो पाइथन इंटरप्रेटर को कोड को समझने और एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। और टोकन को देखा जाए तो इसमें कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स होते हैं। अब चलिए इन सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि पंक्चुएटर्स और डिलिमिटर्स ऑफन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, और वो क्या है ये हम आगे जानेंगे। तो चलिए कीवर्ड से शुरू करते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है और एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। कीवर्ड्स को आप ऐसे ही कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि किसी वेरिएबल और फंक्शन का नाम रखने में, या ऐसे ही कहीं भी। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जब मैं वेरिएबल का नाम किसी कीवर्ड को यूज़ करके असाइन करने का ट्राई कर रहा था तो मुझे सिंटैक्स एरर देखने को मिल रहा था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इनका एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, यानी कि यह पाइथन सिंटैक्स का एक खास हिस्सा होता है और पहले से ही ये एक स्पेसिफिक मीनिंग रखता है। पाइथन में कुल मिलाकर के 33 कीवर्ड है, यानी कि 33 कीवर्ड्स, जिनमें से कुछ हैं ट्राई, कैच, ब्रेक, कंटिन्यू, एक्सेप्ट, फॉल्स, ट्रू, इफ एटसेट्रा। आने वाले वीडियो में हम सारे के सारे 33 कीवर्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर बेसिकली वो नाम जो आप एज अ कोडर देते हैं किसी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, लिस्ट या किसी मेथड को, ताकि उस नाम के बेसिस पर उसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि पाइथन केस सेंसिटिव होता है, इसलिए आप कैसे नेमिंग कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेम वर्ड लेकिन लिखने का अलग तरीका पाइथन के लिए उस एक वर्ड को अलग बना देता है। इसमें भी वही रूल्स होते हैं, जैसे कि स्टार्ट हमेशा लेटर से होगा या अंडरस्कोर से होगा। इसके अलावा कोई और सिंबल या नंबर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, और आप चाहें तो डिजिट सेकेंड पोजीशन के बाद से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बस पहला पोजीशन नहीं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो ग्रीड 4 और माई अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम एक वैलिड आइडेंटिफायर है, लेकिन फर्स्ट अंडरस्कोर पोजीशन
ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। पिछले वीडियो को आइडेंटिफायर से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि एसेंशियली दोनों एक ही चीज़ है और नेमिंग कन्वेंशन भी सेम है। यानी कि अंडरस्कोर के अलावा आप कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं और किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स के कुछ वैलिड एग्जांपल्स हैं myvar, __ init, __ या data2, और कुछ इनवैलिड एग्जांपल्स है to be और not to be, क्योंकि ये डिजिट से शुरू हो रहा है, high-5 क्योंकि हाई और 5 के बीच में एक हाइफन है, क्लास क्योंकि ये एक कीवर्ड है, और हेलो वर्ल्ड क्योंकि हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक वाइट स्पेस है, यानी कि एक गैप है। अब आइए लिटरल्स की बात करते हैं। प्रोग्राम में किसी भी फिक्स्ड या कांस्टेंट वैल्यूज को लिटरल्स बोलते हैं, और लिटरल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल जो कि सिंगल कोट, डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट के अंदर लिखा होता है, या फिर कैरेक्टर लिटरल जो कि सिंगल या डबल कोट के अंदर लिखा हुआ एक सिंगल कैरेक्टर होता है। और तीसरा टाइप है बूलियन लिटरल जो कि एसेंशियली ट्रू और फॉल्स होता है। इसके अलावा न्यूमेरिक लिटरल्स भी होते हैं जो कि बेसिकली नंबर्स होते हैं, जो कि फर्दर इन टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है इंटीजर लिटरल जो कि कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर होता है बिना किसी फ्रैक्शनल पार्ट का। फॉर एग्जाम्पल 42 एक पॉजिटिव नंबर, -99 एक नेगेटिव नंबर, 001010 एक बाइनरी नंबर, 0x1a एक हेक्साडेसिमल और 00123 एक ऑक्टल। दूसरा फ्लोट लिटरल जिसमें कि फ्रैक्शनल पार्ट भी होते हैं, जैसे कि 3.14 या -0.001। और तीसरा टाइप एक कॉम्प्लेक्स लिटरल होता है जो कि वैसा नंबर होता है जो एक रियल और इमेजिनरी पार्ट को मिला के बनता है। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4j या -5 - 6j। आप लोग 11 और 12 क्लास के मैथ्स में पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, जिसमें हम इमेजिनरी पार्ट के बाद i लगाया करते थे, लेकिन पाइथन में हम i के बदले j लगाते हैं। आने वाले वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स लिटरल्स के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करके इसे और डिटेल में समझेंगे। पाइथन में एक स्पेशल लिटरल होता है जो कि है नन, जो कि एसेंशियली किसी वैल्यू का एब्सेंस या एम्प्टीनेस को रिप्रेजेंट करता है। और पाइथन में 4 लिटरल कलेक्शंस भी होते हैं जो कि है लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी और सेट्स। इन चारों का डेडिकेटेड सेक्शन ही नहीं बल्कि यूनिट होगा इस पूरे कोर्स में, जहां पर हम इन चारों के बारे में डिटेल में सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि इन चारों का फंडामेंटल आपको अच्छे से समझ आ जाए। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है एलिमेंट का, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में एक कॉमा का साइन दिया जाता है उसे सेपरेट करने के लिए। और लिस्ट म्यूटेबल भी होता है, यानी कि इसके लिखे कंटेंट को आप चेंज भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ टपल भी एग्जैक्टली लिस्ट के जैसा होता है, बस अंतर यह है कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और ये म्यूटेबल नहीं होता है, यानी कि इसके लिखे कंटेंट को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है की और वैल्यू के पेयर्स का, और इससे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें तो नेम और एज 2 की हो गए जो कि 2 वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, जो कि है एलिस और 30। और सेट भी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जो कि यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करके रखता है, और इसके लिए भी हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेट के अंदर मैं 4 वैल्यू रखूँ 3, 5, 7, 5, जिसमें से 5 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सेट उसमें से एक रिडंडेंट वैल्यू जो कि 5 उसे हटा देगा और सिर्फ 3, 5 और 7 रखेगा। अगर आपको ये चारों कंफ्यूजिंग लगे तो चिंता मत करिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन चारों को हम डिटेल में सीखेंगे, और इन चारों के 4 स्पेसिफिक यूनिट है इस पूरे कोर्स के दौरान, जहां हम इन चारों के ऊपर सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे, और मैं गारंटी देता हूं कि इन चारों में आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। ऑलराइट, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स वो स्पेशल टोकन होते हैं जो कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी वैल्यू के ऊपर या किसी वेरिएबल के ऊपर, अगर वो कोई वैल्यू स्टोर करके रखा हुआ है। मैं एक टर्म यूज करूंगा ऑपरेंट, और ऑपरेंट्स बस एक फैंसी नेम है वैल्यूज का, जिसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। और इस एग्जांपल से मैं ऑपरेंट्स, ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के बीच में डिफरेंस बताना चाहूंगा कि 5 + 6 = 11। इसमें 5, 6 ऑपरेंट्स हैं, यानी कि वैल्यूज हैं, प्लस एक ऑपरेटर है, और इसका कॉम्बिनेशन
5 + 6 एक एक्सप्रेशन है। अब ऑपरेटर के टाइप्स के बारे में मैं बताऊं तो इसमें आते हैं यूनरी ऑपरेटर जो कि सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल निगेशन या माइनस का साइन, जैसे कि x = 5 में मैं x के ऊपर निगेशन यानी माइनस अप्लाई कर दूं तो उसका वैल्यू +5 से बदल करके -5 हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल है लॉजिकल नॉट, जिसमें मैं नॉट कीवर्ड का यूज करके किसी ट्रू वैल्यू को फॉल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ या फॉल्स वैल्यू को ट्रू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लैग = ट्रू है तो नॉट फ्लैग फॉल्स हो जाएगा, या फ्लैग अगर फॉल्स है तो नॉट फ्लैग ट्रू हो जाएगा। दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर, जिसमें कि कोई 2 वैल्यू चाहिए होते हैं ऑपरेशन अप्लाई होने के लिए, यानी कि 2 ऑपरेंड्स। फॉर एग्जाम्पल एडिशन जहाँ 2 ऑपरेंड है 5 और 3, फिर है सब्ट्रैक्शन विच इज 5 - 3 जो कि होगा 2, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऑपरेटर्स के ऊपर भी हम आने वाले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगला टॉपिक है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स वो सिंबल होते हैं जो कि प्रोग्राम को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। पंक्चुएटर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि पैरेंथेसिस जो कि किसी एक्सप्रेशन को या फंक्शन के पैरामीटर को इनक्लोज करते हैं। फिर है ब्रैकेट्स जो कि डिफाइन करता है किसी लिस्ट को और उस लिस्ट के अंदर कुछ काम करता है, लाइक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन या इंडेक्सिंग। इन सब को हम लिस्ट के यूनिट में डिटेल में कवर करेंगे। अभी अगर आपको ये समझ नहीं आया कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और इंडेक्सिंग होता क्या है तो कोई बात नहीं, अभी इससे इग्नोर करिए। बस ये समझिए कि ब्रैकेट को हम लिस्ट को डिफाइन करने में यूज करते हैं। फिर है ब्रेसेस जो कि कर्ली ब्रैकेट होता है, जिसे हम सेट और डिक्शनरी को डिफाइन करने में यूज करते हैं। फिर है कॉमा जो कि किसी आइटम या एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है या मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करने में यूज किया जाता है, जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखे थे। फिर है कोलन जो कि किसी इंडेंटेड ब्लॉक को डिफाइन करने में यूज किया जाता है, जैसे कि अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं या लूप चला रहे हैं या कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो वहां पर हम कोलन का यूज करेंगे। फिर है सेमीकोलन जो कि मल्टीपल लाइंस को एक सिंगल लाइन में लिखने में मदद करता है, लेकिन सेमीकोलन का ओवर यूज डिस्करेज करा जाता है। आप पूरे के पूरे लेट से 200 लाइन के कोड को एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा प्रैक्टिस नहीं है और इससे बहुत डिस्करेज करा जाता है क्योंकि ये कोड के रीडेबिलिटी को बहुत गिरा देता है। लेकिन अगर सही तरीके से यूज करा जाए तो कोड की रीडेबिलिटी को ये बढ़ाता भी है। उसके बाद है कोड्स लाइक सिंगल कोड और डबल कोड जो कि किसी स्ट्रिंग लिटरल को या किसी कैरेक्टर लिटरल को डिनोट करता है। फिर है पीरियड जो कि किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को एक्सेस करने में मदद करता है या फिर नंबर के किसी फ्रैक्शनल पार्ट को दर्शाता है। और लास्टली बैकस्लैश जो कि एस्केप कैरेक्टर और लाइन कंटिन्यूएशन को दिखाता है। एस्केप कैरेक्टर के बारे में हम इसी वीडियो में देखेंगे और लाइन कंटिन्यूएशन का बेसिकली मतलब है कि सिंगल लाइन को आप मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हैं बैकस्लैश का प्रयोग करके। अब जैसा कि मैं वीडियो के शुरुआत में बताया था कि पंक्चुएटर और डिलिमिटर ऑलमोस्ट एक चीज ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, और वो क्या अंतर है वो हम इस पार्ट में देखेंगे। पंक्चुएटर्स कोड की स्ट्रक्चर बनाने और उस पर ऑपरेट करने में यूज होते हैं, जबकि डिलिमिटर्स कोड एलिमेंट्स को अलग अलग करते हैं और इनक्लोज करते हैं, यानी कि घेरते हैं। पंक्चुएटर्स का स्कोप ज्यादा बड़ा होता है, यानी कि सारे पंक्चुएटर्स डिलिमिटर्स होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि सारे डिलिमिटर्स पंक्चुएटर्स होंगे ही, यानी कि डिलिमिटर्स पंक्चुएटर का एक सबसेट होता है। एग्जाम्पल सबसे पहले मैं डिलिमिटर का दूंगा, जिसमें कि कॉमा कोड एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए या फिर पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स और ब्रेसेस कोड एलिमेंट को इंक्लोज करने के लिए। और दूसरी तरफ पंक्चुएटर्स में डिलिमिटर्स के सारे एग्जाम्पल्स तो इंक्लूडेड हैं ही, साथ ही साथ इक्वल साइन, कोलन, सेमीकोलन और पीरियड भी इंक्लूडेड हैं, जो कि कोड को स्ट्रक्चर देने के साथ साथ ऑपरेशंस भी करते हैं। और यूज केस की बात करें तो इक्वल टू साइन यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करता है, कोलन किसी ब्लॉक को इंट्रोड्यूस करता है लाइक फंक्शन, लूप एटसेट्रा, सेमीकोलन मल्टीपल लाइंस को सिंगल लाइन में लिखता है, और पीरियड किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को एक्सेस करने में मदद करता है। और डिलिमिटर्स का यूज केस मैं बता ही चुका हूँ। नाउ एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो स्ट्रिंग या कैरेक्टर के अंदर यूज हो तो एक स्पेशल मीनिंग क्रिएट कर देता है। और एस्केप सीक्वेंस बनाने के लिए हम बैकस्लैश का यूज करते हैं उस कैरेक्टर के पहले। अगर कैरेक्टर में हम कोई इलीगल स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उस केस में हम एस्केप कैरेक्टर को यूज करेंगे। इलीगल कैरेक्टर से मेरा मतलब है कि वो कैरेक्टर जो कि स्ट्रिंग में डायरेक्टली इंसर्ट नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट है, दिस इज माई कैट्स हैट। यहाँ पर एंडिंग सिंगल कोट 2 बार यूज करा है
एक कैट के बाद और दूसरा हैड के बाद, जो कि पाइथन इंटरप्रेटर को कंफ्यूज कर देगा कि ये टेक्स्ट का एंडिंग कहाँ है। और इसे करेक्ट करने के लिए हम एस्केप कैरेक्टर का यूज करेंगे, जो कि है कैट में यूज किए हुए सिंगल कोट के पहले एक बैकस्लैश लगा देना। ये पाइथन इंटरप्रेटर को बताएगा कि हमारा सेंटेंस यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है और यहाँ पर इंटरप्रेटर इसे डायरेक्टली कोड की तरह ट्रीट करे। चलिए कुछ एस्केप सीक्वेंस के एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। पहला है न्यू लाइन, जिसके लिए हम बैकस्लैश n का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट इनसाइड ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड, और इसे एग्जीक्यूट करो तो हेलो वर्ल्ड एक सिंगल लाइन में हमें देखने को मिलेगा। और वही हेलो और वर्ल्ड के बीच में मैं बैकस्लैश n लगा दूं और अब इसे एग्जीक्यूट करो तो हेलो और वर्ल्ड अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। न्यू लाइन कैरेक्टर स्पेस का भी ध्यान रखता है, यानी कि अगर बैकस्लैश n के बाद स्पेस दे दो और अब इसे एग्जीक्यूट करो तो ये वर्ल्ड के पहले स्पेस दे देगा। मैं इसे हटा देना चाहता हूँ और अब ये न्यू लाइन में प्रिंट हो गया है बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के। दूसरा एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल टैब का, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं \t। इसका यूज़ करके क्या होगा कि अगर यहाँ मैं n हटा करके t लगा दूँ तो सिंगल लाइन में ही प्रिंट होगा, लेकिन टैब स्पेस रहेगा। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि टैब स्पेस में स्पेसिफिक टैब स्पेस स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ \tab3 और इसे एग्जीक्यूट करो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये फ़र्क आएगा कि यहाँ वर्ल्ड के पहले 3 प्रिंट हो गया है। अगर मैं चाहूँ तो मैं और टैब डाल सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे \t एक और बार लिखना होगा। और अब इसे एग्जीक्यूट करो तो गैप ज़्यादा हो गया है, 1 और 2 टैब का। सिमिलरली मैं न्यू लाइन में भी लिख सकता हूँ \n, जो कि हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक तीसरा लाइन इंट्रोड्यूस कर देगा और इसके बीच में एक प्रॉपर गैप आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तीसरा मैं बात करना चाहता हूँ बैकस्लैश के बारे में, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बैकस्लैश से। और ये क्या करता है कि 2 वर्ड्स के बीच में एक बैकस्लैश इंट्रोड्यूस करता है। अगर मैं 2 बार बैकस्लैश यूज़ ना करूँ और डायरेक्टली इसे प्रिंट कर लूँ तो मुझे यहाँ पर एक सिंटैक्स वार्निंग देखने को मिलेगा, सी इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस \w। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हाउएवर हमारा रिजल्ट आ गया है। बट ऐसा करने के बजाय अगर हम डबल बैकस्लैश दें और अब इसे एग्जीक्यूट करें तो बैकस्लैश भी आ जाएगा और वार्निंग भी चला जाएगा। और अगर यही मैं 2 बैकस्लैश डालना चाहूँ तो मुझे फिर से 2 बार बैकस्लैश का यूज़ करके इसे एग्जीक्यूट करना होगा और अब 2 बैकस्लैश आ चुका है। अगर यहाँ पर भी मैं 2 बैकस्लैश लगाने के बजाय एक ही बैकस्लैश एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ रिजल्ट तो मुझे मिल रहा है और उसके साथ वार्निंग भी मिल रहा है, सिंटैक्स वार्निंग, जैसा कि आप अभी देखे थे। तो मैं यहाँ पर सिंगल बैकस्लैश रख करके इसे एग्जीक्यूट करूँगा और मेरा हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक बैकस्लैश आ गया है। ग्रेट। नेक्स्ट मैं बात करूँगा डबल कोट के बारे में, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं \डबल कोट से। अब एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर मैं n के बजाय अगर एक डबल कोट लगा दूँ और यहाँ भी मैं बैकस्लैश लगा के डबल कोट लगा दूँ और अब इसे एग्जीक्यूट करो तो वर्ड डबल कोट के अंदर हमें दिख जाएगा। और अगर प्रॉपर स्पेस चाहिए तो ओ के बाद स्पेस लगा करके इसे अब एग्जीक्यूट करो तो हेलो और वर्ल्ड जो कि डबल कोट के अंदर लिखा आ चुका है। सिमिलरली हम सिंगल कोट को भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ 5 और सिंगल, और यहाँ डबल कोट के बजाय सिंगल कोट यूज़ करके यहाँ पे मैं डबल कोट को सिंगल कोट से रिप्लेस कर दूंगा और अब इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ हेलो वर्ल्ड हमें सिंगल कोट के अंदर दिख जाएगा। छठा मैं बात करूँगा बैक स्पेस के बारे में, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं \b से। यहाँ सेम एग्जांपल लेते हुए \n के बजाय अगर मैं \b डाल दूंगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली बैक स्पेस का काम करेगा, यानी कि इसके पीछे का कैरेक्टर रिमूव कर देगा। इसे एग्जीक्यूट करो तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड के बजाय हेलो वर्ल्ड आ गया है। अगर मैं यहाँ एक और बैक स्पेस दे दूँ और अब इसे एग्जीक्यूट करो तो यहाँ डबल एल के बजाय सिंगल एल आ गया है, और एक और बैक स्पेस दे दूँ तो हेल वर्ल्ड के बजाय अब ही वर्ल्ड आ गया है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। और फाइनली हम कैरिएज रिटर्न के बारे में देखते हैं।
और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम \r का प्रयोग करते हैं। अब मैं सेम एग्जाम्पल लूँ और यहाँ n को r से रिप्लेस कर दूँ और अब इसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये क्या करेगा कि कर्सर को स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आएगा और हेलो को ओवरराइड कर देगा वर्ल्ड से। लेट्स सी, इसे एग्जीक्यूट करो तो मुझे सिर्फ वर्ल्ड दिखने को मिल रहा है, हेलो हट गया है। इसका एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं जिसमें मैं लिखूंगा ABCA \R B और इसे एग्जीक्यूट करने पर हमें सिर्फ B देखने को मिलेगा और पहले का ABCA हट चुका है। इसके एक दो यूज केस के भी एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं रेंट इनसाइड कोट लोडिंग डॉट और अब इसे एग्जीक्यूट करो तो एक सिंगल लोडिंग देखने को मिलेगा और इसे कॉपी करके अगर मैं \r लिखूं और यहाँ एक और डॉट लगा दूं और अब इसे एग्जीक्यूट करो, आपको 2 डॉट देखने को मिलेगा और सिमिलरली \r लगा करके इसे फिर से 2 डॉट ऐड करके टोटल 3 डॉट्स बना दूं और अब इसे एग्जीक्यूट करो, आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा। सो ये एक एनिमेशन क्रिएट कर सकता है अगर हम हर फ्रेम में किसी लोडिंग के प्रोसेस को यूजिंग टेक्स्ट दिखाना चाहे तो। या फिर दूसरा यूज केस है टाइपो को करेक्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉम लिखे और ऑटो सजेशन आ गया कि आप कंप्लीट वर्ड यूज करना चाह रहे हैं तो वहाँ \r यानी कि कैरीज रिटर्न का यूज होगा और उसके बाद कंप्लीट लिख करके हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो कॉम रिप्लेस हो जाएगा कंप्लीट से। सो पर्टिकुलरली कैरीज रिटर्न सेम लाइन को अपडेट करने में यूजुअली यूज करते हैं ताकि एक क्लीन आउटपुट जनरेट हो और कोई क्लटर ना रहे। ऑलराइट, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कोडिंग करते रहिए और पेशेंस रखिए।